जय हिंद एवरीवन। मैं आज आप लोग के सामने सेट नंबर 14 लाया हूँ, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम को। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 1 से 15 पूछता है। देखिए पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। आगे है, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा Alt प्लस इंटर। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए Alt प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी सेट में पूछा जा चुका है। जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर गलत मत कीजिएगा, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई पे कमी कर रहे हैं, तो उसको सुधारिए, मेहनत कीजिए, और आपको मेहनत की ज़रूरत है। तीसरा है, किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं, तो किससे दर्शाएंगे? इमोटिकॉन्स से दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इमोटिकॉन्स किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। आगे देखिए 4 नंबर, MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किए जाने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज 72 होता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे छोटा फॉन्ट साइज 8 होता है, सबसे छोटा 8 होता है। 5 नंबर देखिए, क्रोम ब्राउज़र में किसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+O। जूम फीचर को रीसेट करने के लिए Ctrl+O शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। 6 देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डैश का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, आप लोग जरूर आंसर कर सकते हैं इसका। ऑप्शन है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, यूटिलिटी, या ऑप्शन डी ऑफिस सूट। तो आप लोग आंसर कर दिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी यूटिलिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? सिक्योरिटी यूटिलिटी का है। आगे है, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तन करना कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। 8 देखिए, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? तो ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? इसका आंसर होगा बी, ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट, इसी को कहेंगे ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट में आप क्या क्या भेज सकते हैं? तो आप अपना कोई भी पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, MP3 भेज सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर है, सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा 220 क्या है? तो सागा 220 है सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं। 10 है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए, कंप्यूटर का रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक में इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से आने वाला है। तो आप लोग से मैं यही बोलूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे बने हैं, जितना सेट करवाए हैं या नहीं करवाएंगे तो जितना भी सेट आपको अपलोड करके देंगे, खास करके रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसका आप लोग सेट से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और मैं आपको साथ में ही PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोग PDF से हर कंप्यूटर के क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिस्क्रिप्शन भी पढ़िएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन मोस्टली इसी बुक से आ जाएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए 11 चलते हैं। 11 नंबर में क्या है? 11 है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। इंग्लिश में बोलिएगा द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक, आगे है 14, 13, 12 नंबर, सॉरी। CPU की गति को डैश में मापा जा सकता है। CPU की गति को आप लोग मापिएगा मेगा हर्ज में। ठीक है, CPU की गति को मेगा हर्ज में मापा जा सकता है। ठीक है, 13 है, विंडो में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? तो विंडो में कंट्रोल पैनल होता है स्टार्ट मेनू के अंदर। कहाँ होता है?
स्टार्ट मेनू के अंदर डैश भाषा कंप्यूटर की नहीं है, तो जावा तो है, सी प्लस प्लस भी है, पास्कल भी है, रोम नहीं है, यही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? तो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग ये पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद आप लोग चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट से फिर लैंडस्केप में चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में आपका क्या रहेगा, पोर्ट्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथ और रीजनिंग है, ये आप लोग घर पे बनाइएगा, नहीं बने तो PDF से देखकर बनाइएगा जिसमें दिक्कत हो। हम लोग अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी पे। बी है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। 20 नंबर, राइट अ प्रीसी इन अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है, और इधर से 1 2 3 4 5 6, 8 को 7 मानते हैं, या हाफ है, ये भी हाफ है, और इधर से 8, ठीक है, 8 7 56, 56 का 1/3 28 वर्ड में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए अप्रॉक्स 28 29 भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि द एजिंग पॉपुलेशन इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज प्रेजेंट बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में एजिंग पॉपुलेशन जो है, जो उम्र दराज लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में चैलेंजेस भी है, तो उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ठीक है। कैसे? एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेज एंड बर्थ रेट डिक्लाइन। जीवन प्रत्याशा मतलब जीने का उम्र जो है क्या हो गया है, तो इंक्रीज हो गया है, और बर्थ रेट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, मतलब नया बच्चा कम जन्म ले रहा है, और जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा जी रहे हैं, मतलब कि मर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। तो इस तरह से जो प्रोपोर्शन है वो ओल्डर एडल्ट्स का ज़्यादा हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। वो जो बूढ़े लोग हैं उनका ही पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रहा है, नया बच्चा जन्म ही कम ले रहा, तो बूढ़े लोग का ही पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, ठीक है। आगे है, दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, पेंशन प्रोग्राम्स एंड द वर्कफोर्स। तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, मतलब एजेड लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, ये क्या कर रहा है, तो इस हैज़ इम्प्लीकेशन, इसमें क्या इम्प्लीकेशन है, तो देखिए इम्प्लीकेशन है कि इसमें हेल्थ केयर सिस्टम में बूढ़े लोग हैं तो उन लोगों को हेल्थ के पीछे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उन लोग का पेंशन भी, अगर समझिए कि कोई रिटायर हो जाता है 60 साल में, और 65 साल में अगर वो जीवित ना रहे तो 5 साल ही पेंशन देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 100 साल जिएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा पेंशन प्रोग्राम में, ठीक है। इस तरह का चीज़ बताया जा रहा है। और क्या है, तो वर्कफोर्स पे भी क्या है, तो इसका इम्प्लीकेशन है ओल्ड एज का, ठीक है। आगे क्या है, अडेप्टिंग टू एन एजिंग सोसाइटी रिक्वायर्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। तो देखिए यंगर लोगों का जो नीड है वो अलग टाइप का है, ओल्डर एडल्ट्स का नीड जो है वो अलग है, ठीक है। आप क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा एजिंग का हो रहा है, मतलब ओल्ड पीपल का हो रहा है, तो इसको अगर आप अडेप्ट करते हैं, सोसाइटी को आप ऐसा अडेप्ट कर रहे हैं कि एजेड लोग ज़्यादा है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपको चाहिए इनोवेटिव सॉल्यूशन, नया नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्या चीज़ के लिए, ताकि उस एज बेस्ड ओल्ड ग्रुप्स को आप लोग क्या कर सकें, तो सपोर्ट कर सकें, ठीक है। यही पैराग्राफ पैसेज था, इसको आप प्रीसी राइटिंग करके लिखिए। तो जब आप प्रीसी राइटिंग कीजिएगा तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग क्या, हेडिंग लिखिए द एजिंग पॉपुलेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये आपका हेडिंग रहेगा, एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, चैलेंज अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह से लिख दीजिएगा हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद जब आप लिखिएगा तो लिखना होगा आपको कि द ग्रोइंग एजिंग पॉपुलेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट मत जाएगा, फिर प्रेजेंट लिखिएगा तो फिर लंबा हो जाएगा, ये सब भी लिखना पड़ेगा। आप बस ये लिखिएगा द ग्रोइंग एजिंग पॉपुलेशन इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। क्या कर रहा है, तो इम्पैक्ट्स, क्या कर रहा है, तो इम्पैक्ट्स हेल्थ केयर, इम्पैक्ट लिखिएगा, ठीक है, इम्पैक्ट्स हेल्थ केयर सिस्टम, पेंशन प्रोग्राम एंड वर्कफोर्स, ठीक है। इसको नहीं लिखना है प्रेजेंट को, चलिए इतना लिखे। इसके बाद क्या लिख दीजिएगा, तो ये पूरा लिख दीजिएगा, अडेप्टिंग टू एन एजिंग सोसाइटी रिक्वायर्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द सपोर्ट द नीड ऑफ द ओल्डर एडल्ट्स। तो ये इतना ही लिखिएगा, तो ये पूरा पैसेज का जो मतलब था, इतना बात सही समझ में आ जाएगा। और आप लोग वर्ड भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 28 29 के अप्रोक्स आ गया, तो आप लोग को
इस तरह से लिखिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पैसेज है, कितना बड़ा पैसेज है, और ये पैसेज किरण पब्लिकेशन से बहुत छोटा है, ठीक है। आज किरण का डाले थे सेट, हो सकता है आप लोग को बहुत हार्ड लगा हो, बहुत लोग तो त्राहिमाम करने लगे थे कमेंट बॉक्स पे। चलिए इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर पैसेज पढ़ के आंसर करेंगे। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई पूछ रहा है। तो देखिए, अगर एआई पूछता है व्हाट इज एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लिख देते आप, लेकिन अभी फुल फॉर्म भी दे दिया है, एआई भी दे दिया, तो अब इसको कुछ और लिखना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है। Artificial intelligence (AI) is rapidly transforming various aspects of our lives, from the way we work to the way we interact with technology. AI involves the development of computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence, such as learning, problem solving, and decision making. तो आपको यहाँ से आंसर लिखना होगा। AI involves the development of computer system that can perform tasks that typically रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इतना ही लिख दीजिएगा तो ठीक है। आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि सर यहाँ पे एआई इन्वॉल्व्स लिख दिया है, वहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज एआई, तो आप ऐसा अगर दिमाग में लॉजिक आ रहा है तो इन्वॉल्व्स काट दीजिए, लिखिएगा एआई इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है। तो देखिए यहाँ साफ दिख जाएगा, मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ एआई enables computers to learn from data without being explicitly programmed। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इन विच एरिया आर एआई एप्लीकेशंस बिकम प्रीवेलेंट। किस एरिया में एआई एप्लीकेशन जो है अपना क्या होता है प्रभुत्व दिखा रहा है, मतलब प्रिविलेज्ड है कहाँ पे। तो देखिए एआई एप्लीकेशंस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रीवेलेंट इन एरिया सच एज हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, हो जाएगा। आगे है व्हाट आर सम एथिकल कंसर्न सराउंडिंग एआई। एआई को लेकर क्या क्या एथिकल कंसर्न है, क्या क्या चिंताएं हैं, तो लिखिएगा एथिकल कंसर्न सराउंडिंग एआई, सराउंडिंग एआई लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा इंक्लूड जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस एंड द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं काट कर आप, अगर तो डायरेक्ट आप लिखिएगा एआई राइजेज, एआई लगा कर लिखिएगा एआई राइजेज एथिकल कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस एंड द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये फिर लिखिएगा जो आपको अच्छा लगे। तीसरा है राइट अ लेटर ऑफ कंडोलेंस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू योर फ्रेंड हु हैज़ लॉस्ट हिज फादर। तो ये 50 वर्ड में आपको लेटर लिखना है, ठीक है। बी है क्या, इसमें भी लेटर है, मतलब अच्छा लेटर है तो दोनों में से किसी एक पे आपको लेटर लिखना रहेगा, दोनों पे नहीं रहेगा, ठीक है। 4 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो देखिए ऑल एंड सनड्राई, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सर्वसाधारण, ठीक है। क्या होता है, सर्वसाधारण। एवरीवन भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर आप लिखिएगा इनकम्पैसिंग ऑल पीपल और थिंग्स, ठीक है। चलिए, नहीं तो सबसे अच्छा है ऑल एंड सनड्राई मतलब एवरीवन, सबसे सिंपल एवरीवन लिखिएगा, हो गया काम आपका खत्म। अब इसको जब कहेगा कि सेंटेंस बनाइए तो लिखिएगा अ फ्री कंसर्ट वाज ओपन टू ऑल एंड सनड्राई, ठीक है। टू एवरीवन नहीं लिखे, क्या लिख दिए, टू ऑल एंड सनड्राई, मतलब सेम हो गया एवरीवन, ठीक है। आगे है होल्ड योर हॉर्सेस। देखिए ये आपका प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में था ऑल एंड सनड्राई, और होल्ड योर हॉर्सेस ये आपको मिल जाएगा टॉप 200 जो इडियम फ्रेजेस मैं कराया हूँ उसमें से, ठीक है। तो देखिए दूसरा का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा धैर्यवान होना। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब धैर्यवान होना। इंग्लिश में लिखिएगा बी, इंग्लिश में लिखिएगा बी पेशेंट्स, PATIENT, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी पेशेंट्स, ठीक है। अब इसका जब आप ये बनाइएगा सेंटेंस तो लिखिएगा द टीचर टोल्ड एवरीवन टू होल्ड देयर हॉर्सेस आफ्टर ही पास्ड आउट द एग्जाम। खुद से लिखिएगा, क्योंकि पेन पतला करते हैं तो राइटिंग बेकार हो जाता है, मोटा करते हैं तो
एरिया ही कवर नहीं कर पाता। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, खुद से कॉपी पे लिख लीजिएगा अगर इच्छा हो तो। टीचर टोल्ड एवरीवन टू होल्ड देयर हॉर्सेस आफ्टर ही पास्ड आउट द एग्जाम। ठीक है, आगे देखिए, आगे है करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड री राइट देम। सेंटेंस आपको सही करना है, उसके बाद लिखना है। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 days। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, फॉर 2 days होता है। ठीक है, क्या लग जाएगा, फॉर 2 days, और फिर ये सही हो जाएगा। आगे है प्रनील इज ओनली 2 नाउ सो ही हैज़ नॉट स्टार्टेड टॉक येट। तो इसका लिखिएगा कि स्टार्टेड टॉकिंग येट लिखिएगा। ठीक है, प्रनील इज ओनली 2 नाउ सो ही हैज़ नॉट स्टार्टेड टॉकिंग येट। ठीक है, तीसरा है आई हैव स्टडीड बुक यस्टरडे। देखिए, एक ही दिन का बात पहले का हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसको सिंपल पास्ट में रखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई स्टडीड बुक अ बुक। ठीक है, आई स्टडीड अ बुक यस्टरडे। ठीक है, सेक्शन बी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव खत्म होता है। अब हम लोग हिंदी की तरफ शिफ्ट करते हैं। सेक्शन सी है 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहला है क्या, निबंध लिखना है, तो ये तो आप खुद से कीजिए। दूसरा है क्या, पत्र लिखिए, ये भी आप खुद से कीजिए। तीसरा हम करवाते हैं, लिखा पुस्तकें ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो पुस्तकें ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत होती है लिखिएगा। ठीक है, होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा होती। ठीक है, बी है परीक्षा की तैयारी, वैसे लिखा है तैयारी, यही तो गड़बड़ है। तैयारी, परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है होगा ना कि है होगा। ठीक है, किसान ने अपनी फसल को बेचा, अपनी फसल को बेचा, बेचा ठीक ही है, या नहीं तो फिर लिखिएगा किसान ने अपनी फसल को बेच दिया। ठीक है, ये लिखिएगा, क्योंकि बुक में यही लिखा था, लेकिन बेचा भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है बेच दिया तो बेच दिया लिखिएगा। चलिए आगे है, पर्वत के ऊंचाई पर बर्फ जमा था। तो यहाँ तो पर्वत की ऊंचाई नहीं, पर्वत की ऊंचाई सुनने में अच्छा लगेगा आपको। पर्वत की ऊंचाई पर बर्फ जमा था। चलिए ठीक है, बच्चों ने गुलाल से खेला, बच्चों ने गुलाल से खेला, ये भी अपने आप में सही है, बुक में सही करके लिखा है, बच्चों ने गुलाल से होली खेली। ठीक है, आप लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा। 4 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। संघर्ष का समानार्थी लिखिएगा प्रयास, युद्ध, झगड़ा, प्रतियोगिता। आलोक का लिखिएगा प्रकाश, रोशनी, चमक, ज्योति। लज्जा का लिखिएगा शर्म, संकोच, लाज, अपमान। प्रकृति का लिखिएगा स्वभाव, सृष्टि, प्राकृतिक। अनुकरण का लिखिएगा नकल, अनुसरण, छवि। इस तरह से हिंदी का भी पूरा हो जाता है। अब आइए हम लोग जीके पे आते हैं। देखिए, रुकमनी से आप लोग कंप्यूटर और जीके मत छोड़िएगा, ये आप लोग एकदम करके रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये है जो सेक्शन डी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं, भारत संविधान के प्रस्तावना में कौन से 3 मूलभूत आदर्श जोड़े गए थे। तो क्या जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही तीनों मूलभूत आदर्श शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो प्रेजेंट में है कौन, विनोद चंद्रन, विनोद चंद्रन। ठीक है, आगे है, किस राज्य में भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ है। अब तो ये तो आप लोग नहीं गलत कीजिएगा, क्योंकि अब तक हज़ारों बार पढ़े होंगे आप लोग, सिलिकॉन वैली कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ है, कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ था, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर लिख देते हैं, बेंगलुरु होता है। चलिए आगे देखें, 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला दक्षिण कोरिया लेखिका हांगकांग को। ये भी पिछला सेट में आ चुका है, आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को याद होगा। ठीक है, हांगकांग
यहाँ पे वो है हांगकांग। आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो 17 संबंधित है अनटचेबिलिटी का अंत से। हिंदी में लिखिएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर अस्पृश्यता का अंत। एफ है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ये याद रखिएगा, डेट बहुत ज़रूरी है, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई इसका। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्र पक्षी है मोर। ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। ठीक है। भारत ने 2014 में पहला ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? तो ये शुरू किया गया कहाँ? विशाखापत्तनम में। कहाँ? सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक, विशाखापत्तनम में तो था। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। आगे है, हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। आप लोगों को मेरा राइटिंग से अगर अच्छा नहीं लगता हो तो आप सॉरी उसके लिए। वैसे मेरा राइटिंग ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है। बाकी मोबाइल पे लिखने पे फिंगर से जैसे तैसे हो जाता है। आगे है के नंबर, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से स्थित है? तो ये हो जाएगा 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्री तट पर स्थित है। कितने राज्य? 9 राज्य। एम है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल क्या है? 12, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन सी है? सबसे हल्का धातु कौन सी है? लिथियम है। क्या है? लिथियम। ठीक है। आगे है, भारत में पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? तो भारत में पहला वित्त आयोग गठित हुआ 1951 में, 1951 में। ठीक है। इस तरह से सेट नंबर 14 कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा सेट कराया हुआ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट करना चाहिए आप लोगों को टाइम निकाल कर, लेकिन आप नहीं करते हैं। आपका कमेंट ही मोटिवेशन है मेरे लिए। आप लोग अच्छा लिखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, वीडियो डाला हूँ तो आप लोग उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छा है, बोलते हैं तो बहुत अच्छा खुशी मिलता है। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेट नंबर 15 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।